हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं पेट एग्जाम सॉल्यूशन। जो पेट की आज प्री एग्जाम हुआ है उसका मीटिंग फर्स्ट। जो मीटिंग फर्स्ट में क्वेश्चंस आए हैं कुछ, उनका सॉल्यूशन पर हमने एक वीडियो तैयार की है, तो आपके लिए बहुत ही एक लाभदायक, बहुत ही बेनिफिशियरी सिद्ध होने वाली है। ओके, शुरू करते हैं। देखना, क्वेश्चन है, हम पहले जीके के क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था सन 1942 में। 1942 में नारा दिया गया था, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त, जैसे अगस्त क्रांति। ये पहले क्वेश्चन जो आया हो ना, क्रांति के नाम से हो, तो अगस्त क्रांति। इसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा। आगे क्वेश्चन करते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखना, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बक्सर कहाँ पर है। बक्सर बिहार में स्थित है, बिहार का एक जिला है। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम, बंगाल के जो नवाब थे, और एक अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो एक अंग्रेज अधिकारी थे, और ये किसके विरुद्ध हुआ था? मीर कासिम के विरुद्ध। कासिम, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। हेक्टर मुन्नो की इसमें विजय हुई थी। और मीर कासिम की सेना में वैसे एक संयुक्त सेना थी, जिसमें अवध के नवाब और भारत के बादशाह और एक श्वेत विद्रोह भी यहाँ पर हुआ था। उस अंग्रेजों की कुछ सेना भी मिली हुई थी, लेकिन तब भी इसमें मीर कासिम की सेना की हार हुई थी, हेक्टर मुन्नो विजित हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद एक 1765 में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के अधीन हुई थी। मीन्स टैक्स लेने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों के पास चला गया था। और 26 लाख रुपए के बदले में भारत के बादशाह को पेंशन याफ्ता बनाया गया था 1 वर्ष के लिए। यानी कि 1 वर्ष में अंग्रेज हमारे बादशाह को 26 लाख रुपए देंगे। अब वो भारत में उसको बंदरगाह मिल जाते हैं फिर अंग्रेजों को व्यापार वाणिज्य करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस मिलाते रहिए, देखना जीके के। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। और एक सींग वाले गेंडे के लिए, जो राइनोस होता है एक सींग वाला, उसके लिए। एक परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि जो गेंडे का सींग होता है वो किसका बना होता है? ये बालों का बना होता है। बालों का बना होता है। नहीं, याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि गेंडे का सींग किसका बना होता है? तो बालों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी। देखना, दादा भाई नौरोजी ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित है, और इन्होंने एक जो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया था सन 1867 और 68 में। और ये ब्रिटेन की संसद में भाग देने वाले, यानी कि भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट में इन्होंने भाषण दिया था। और वहीं पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में जानकारी दी थी। उस टाइम पर जो प्रति व्यक्ति आय थी, ये 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया गया था। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने एक लेख लिखा था, ये था ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ। कौन सा? ड्रेन, DRAI, ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ। धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो कई विशेषताएं क्या? एक तो ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थे, और एक इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। ब्रिटेन की संसद में भाषण देने वाले प्रथम MP कहलाए। और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय थी, इसका आंकलन कितना किया? 20 रुपीज, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदाय। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा या संस्कृति, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। 29 में लिखा हुआ है। और इस अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर कोई शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन और निर्देशन में स्वयं कर सकता है। तो खैर, हम इसी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या दिया है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा और संस्कृति है, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो ये क्वेश्चन किसने? पैट की फर्स्ट मीटिंग के क्वेश्चंस हैं। आप उनको जो एग्जामिनेशन में ये दिया है जिसने, वो उसमें टैली कर सकता है, अपने क्वेश्चन का मिलान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखना लाइट ईयर किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का मात्रक। साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? फिर से पॉलिटी का संविधान का क्वेश्चन है। शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद वो कौन सा? एक तो 21A मौलिक अधिकारों में, वैसे आर्टिकल नंबर 45 भी होता है और ये नीति उसमें भी लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों में है और मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य सब में दिया हुआ है। क्या 21 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड एसेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडेड, है ना, ये किसको दी जाएगी? छोटे बच्चों को जो 14 वर्ष से कम है। शिक्षा का अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? तो हिमालय से कौन सी निकलती? जैसे सिंधु नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडस। उसमें क्वेश्चन था कुछ ऐसे परीक्षा में कि सिंधु नदी से न निकलने वाली जो हिमालय से जो नदी नहीं निकलती वो कौन सी है? तो इसमें ये नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, है ना, एक सतलज और व्यास। ये कहाँ से निकलती है? ये इसमें हिमालय पर्वत है, ये इनको बोलते हैं हिमालयन माउंटेनिक रिवर्स, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे तो उसमें से हिमालय, यह सिंधु, और ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों नाम एस से है ना, तो ये दोनों नाम ये कहाँ से निकलती नदियाँ? मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से कैलाश पर्वत से निकलती है। यहाँ पर क्या है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ये दोनों नदियाँ सिंधु नदी और सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखना क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं को आगे किसने बढ़ाया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ही भारत के वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में, जो अमेरिका के इसमें हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पर भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? ज्योतिबा फुले। देखना ज्योतिबा फुले, इन्होंने एक बुक भी लिखी है गुलामगिरी, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? गुलामगिरी, गुलामगिरी। तो ये इनकी एक पुस्तक थी और इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सबसे पहले कार्य किया। फिर अंबेडकर जी ने कार्य किया, गांधी जी ने कार्य किया, तीनों, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी, तीनों ने ही डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या फिर एक एसोसिएशन की जो स्थापना की, दलित वर्ग यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, विकास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो ये धरालू नायडू ने स्थापना की थी, धरालू नायडू, है ना, ये दक्षिण में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज, तो राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की, सॉरी राजा राम, ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इसकी स्थापना किसने की? दयानंद। ये क्वेश्चन बोले ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आगे देखिएगा, तो क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल आ रहे हैं, अगर आप एक बुक से देखें तो लुसेंट की बुक से काफ़ी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये क्वेश्चन एक करंट का है, वीवो फोन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली को वीवो का बनाया गया, वीवो का एक चाइनीज कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इल्तुतमिश, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अकबर का कार्यकाल का क्रम क्या था? तो सबसे पहले इनमें कौन आया? जैसे इल्तुतमिश था, ये ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, है ना, उसके बाद में फिर शेरशाह सूरी, यहाँ पर शेरशाह सूरी, अकबर और लास्ट में औरंगजेब। तो ये इनका क्रम रहेगा। देखो, जो सन 1210 से 1236 तक का कार्यकाल था किसका? इल्तुतमिश का कार्यकाल। नेक्स्ट था इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी आया था वैसे सन 1296 से सन 1316 तक, और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1545 तक, 40 से 45 तक, और लास्ट में हम देखेंगे सन 1556 से 1506 तक अकबर का शासनकाल था। अच्छा, और आगे इसमें क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखना क्वेश्चन में सस्पेंस है थोड़ा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हम संविधान में जब पढ़ते हैं तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 20 सदस्य ये चुने जाएंगे जो यूटीज होंगी, यूनियन टेरिटरी, और 2 एंग्लो इंडियन भी होंगे। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसे बोलते हैं? या आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे कि जो पहले ब्रिटेन में जन्मे हो और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की हो, एंग्लो इंडियन। फिर से देखिएगा, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? कि जो ऐसे व्यक्ति ब्रिटेन में जन्मे हो, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके एक ही नाम है,
थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, भूगोल में फिर बताया जाएगा आपको। वो वहाँ पर जन्मे और बाद में भारत की नागरिकता जिन लोगों ने ग्रहण की है वो क्या हो जाएंगे, एंग्लो इंडियन। लेकिन 2019 में क्या हुआ था, यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन थे समाप्त कर दिए गए थे। एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य थे इनको समाप्त कर दिया गया। अब की अगर हम लोकसभा में देखें, इनमें कोई मनोनीत नहीं है। वैसे मनोनीत कौन करते थे इनको, राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे। लेकिन अब 2019 में जो कानून बना है उसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें 552 550 दोनों आंसर हो सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन पहले होगा वो आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान अगर स्थिति देखें तो 550 है, और अगर पहली स्थिति देखें तो 552 हो सकती है। तो इसमें ये लॉजिकली है, इसका आंसर 550 भी है और इसका आंसर 552 भी है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि 550 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछ रहे हैं कि इसमें 2019 में ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन निकाल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू परियोजना किस प्रदेश से संबंधित है, राजस्थान। ये राजस्थान में एक बम्बू परियोजना का शिलान्यास किया गया था। करंट का क्वेश्चन है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी चेनाब नदी है ना। चेनाब नदी का नाम क्या था दूसरा, ये वितस्ता, वितस्ता भी इसका नाम था, पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई थी, सन 1707 में। अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे ही क्वेश्चन लुसेंट की जीके वाली बुक से, अगर आप उसको रट लें, किताब को याद कर लें तो काफ़ी कवर हो सकता है उससे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी। आगे देखिएगा, 100 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो सभी जितने भी नोट जारी होते हैं आरबीआई के गवर्नर के आदेश पर होते हैं। केवल एक नोट है जो 1 रुपये का सिक्का जारी होता है, केवल 1 रुपये का। ये किसके, वित्त सचिव, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव। 1 रुपये तथा उससे कम, 1 रुपये या कम वैल्यू के जितने भी सिक्के हैं, जैसे 58 या 54 होती हैं, ये कौन जारी करेगा, वित्त सचिव। इसके अलावा सभी मुद्राएं, 1 रुपये से अधिक की मुद्राएं, चाहे वो कोई सा भी नोट हो, आरबीआई जारी करेगा और आरबीआई के आदेश पर ही उसका प्रिंट करते हैं, मुद्रित करते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था भारत में। देखना है जो क्वेश्चन है ये एक मेमोरी के आधार पर हमने तैयार किए हैं, कुछ बच्चे जो एग्जाम देकर आए हैं उनसे पूछकर। तो क्वेश्चन ये टाइप किए गए, स्लाइड बनाई गई, काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ी है, ऊपर जब से तब से मेहनत इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था, ये चित्रांगदा के लिए, गीतांजलि, गीतांजलि इनका एक शीर्षक था, गीतांजलि के लिए। आगे देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, अगर ये आता है गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तब तो आंसर आ जाएगा कलाई, कलाई। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अब आ जाएगा वाराणसी, है ना। और ये भारत का भी गवर्नर बना था, गवर्नर, है ना। तो और पूरे भारत का अगर गवर्नर जनरल देखें, वो बना था ये विलियम बेंटिक। ये क्लास में अलग अलग आपको लिखवाए हुए हैं सारे बिंदु, अगर आप उसका रिवीजन, चूंकि 8 पॉइंट हैं, ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि गवर्नर किसे कहते हैं, गवर्नर जनरल किसे कहते हैं, वायसराय क्या होता है, भारत के गवर्नर में बंगाल के गवर्नर में क्या अंतर होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले कोवैक्सीन मिली, तो किस देश को सबसे पहले मिली थी, रूस को मिली थी, है ना। रूस को कोवैक्सीन सबसे पहले, इसका आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर घाटी परियोजना, ये सबसे पहले बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य जो योजनाएं होती हैं मल्टीपर्पज, इसका क्या मीनिंग होता है कि जिससे बिजली भी बनाते हैं, नहरें भी निकालते हैं, वहाँ पर डैम भी बनाते हैं, है ना। इसमें कई उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, पोर्टेबल वाटर भी निकालते हैं, पीने योग्य जल भी वहाँ से हम अलग से उसका स्रोत बनाते हैं। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना एक ये बहुउद्देश्य परियोजना थी, भारत की सबसे पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 कैरेट में कितना सोना होता है। देखना, सोने में जो हम मिक्स करते हैं सोना और कॉपर, गोल्ड और कॉपर, तो गोल्ड करेंगे, गोल्ड और कॉपर को मिलाकर हम सोना गहने यूज करते हैं, जो हम आभूषण बनाते हैं, जिसके हमारे आभूषण ऑर्नामेंट आभूषण में इसमें 75% या 75% सोना होता है, बाकी 25% क्या हो जाएगा इसमें, कॉपर, 25% कॉपर। क्वेश्चन है, अघात धातु किसे कहते हैं, सोने को कहते हैं अघात धातु। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। देखना, 1939 में, 1938 और 1939 इन दोनों की अध्यक्षता के लिए कौन, सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे।
एक तो त्रिपुरी में हुआ था, कहाँ पर, तिरपुरी। तिरपुरी जो जगह का नाम है ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और एक हरिपुरा, हरिपुरा, इन दोनों के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। तो इन दोनों के लिए सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे अध्यक्ष के लिए। लेकिन जो ये हुआ था 1939 में, यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तब गांधी जी ने व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो इमीडिएटली जब बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था सन 1939 में। 1939 में जब इन्होंने पद से इस्तीफा दिया तो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था इन्होंने, है ना। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक कलकत्ता में, ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने ये कब इस्तीफा दिया था, 1939 में। क्यों दिया था, क्योंकि वहां पर विवाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया, पट्टाभी सीतारमैया को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्क का सदस्य नहीं। देखना, सार्क की फुल फॉर्म SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षेस। दक्षेस की जो स्थापना हुई थी ये सन 1985 में हुई थी। 1985 में कहाँ पर हुई थी, काठमांडू में इसका मुख्यालय। और इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। 8 सदस्य देश, 7 प्लस के 1 बराबर 8। 8वां कौन सा, अफगानिस्तान जोड़ा गया था। तो देखना कौन कौन से सदस्य, म्यांमार। ऑप्शन में इसके म्यांमार था, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है ना। कौन से, अफगानिस्तान इसका सदस्य है, बांग्लादेश भी सदस्य है, और नेपाल भी है, और भारत भी इसका सदस्य है। तो ये 3 देश होते, ये 4 ऑप्शन में थे। इन 4 में से कौन सा नहीं है, म्यांमार इसका ऑप्शन में, ये म्यांमार सदस्य नहीं है। तो सार्क के कितने देश है, 8। कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और जैसे भारत और पाकिस्तान, और एक आ जाएगा श्रीलंका, और एक आ जाएगा मालदीव। ये भी इसका सदस्य है। कितने में, 3 और 3 6 और 1 7, और एक आएगा इसमें भूटान भी इसका सदस्य देश हो जाएगा। तो टोटल कितने देश है इसमें, 8 देश है। और इसका लक्ष्य क्या होता है, स्थायी लोकतंत्र की स्थापना, परमानेंट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र स्थापित, लोकतंत्र, स्थायी लोकतंत्र, इसका उद्देश्य होता है। सार्क का उद्देश्य स्थायी लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के समकालीन आचार्य कौन थे, समकालीन, तो तुकाराम उनके समकालीन थे। ये इसमें पूछा गया शिवाजी के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी, सुनीता विलियम। सुनीता पांडे नाम गुजरात की रहने वाली थी, तो सुनीता विलियम पांडे। से पहले कौन गई थी, जैसे कल्पना चावला। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस ये 2 होते हैं, एक तो विश्व हिंदी दिवस और एक हिंदी दिवस। तो हम इसकी जानकारी नहीं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, हमने दोनों लिख दिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ये 14 सितंबर को। और ये हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय। अगर इंटरनेशनल हिंदी डे तो 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14। अगला क्वेश्चन है, होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, होम रूल। तो होम रूल इसमें ये नहीं है पता, होम रूल अब ये अलग अलग थी दोनों। एक तो एनी बेसेंट की होम रूल थी, बाल गंगाधर तिलक थी। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, जो तिलक की थी होम रूल, जो मुंबई के अलावा पूरे उसमें थी, महाराष्ट्र में, इसके तो अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक थे। और जो एक एनी बेसेंट ने स्थापना की थी, एक एनी बेसेंट वाले की जो अध्यक्ष बने थे, जोसेफ बैप्टिस्टा को भी बनाया गया था, है ना। सन 1916 में इसकी स्थापना थी, जोसेफ बैप्टिस्टा। टमाटर है ना। तो इसको आप ये क्वेश्चन देख लेना कि आपके उसमें परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी। तो कौन सी भाषा है, मलयालम। वहाँ पर मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला, ये बोमडिला होगा, ये गलत प्रोनाउंस हो गया, बोमडिला। बोमडिला दर्रा भारत में कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखना, दर्रा किसे बोलते हैं, दर्रा जो यानी कि पहाड़ियाँ होंगी, पहाड़ियों के बीच का दुर्गम स्थल। जैसे ये पहाड़ी है, हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, दर्रा। यहाँ पर 2 पहाड़ियों को मिलाने वाला, ए और बी को मिलाने वाला जो पासिज होगा उसको हम दर्रा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा, बुध आ जाएगा। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का है, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी से नजदीक है ना, नजदीक, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शुक्र। इसके लिए शुक्र आ जाएगा।
सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध, मरकरी, और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का शुक्र यानी कि वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है नेपाल से? तो भारत के 5 राज्य नेपाल से जुड़ते हैं। कौन कौन से देखना, एक तो उत्तराखंड इससे जुड़ता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये किससे? नेपाल से जुड़ते हैं 5 राज्य। तो आप ये क्वेश्चन आप मिलाते रहिए, उसमें देख सकते हैं कि स्कोर आपका क्या रहता है। आगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। बर्न वहाँ का एक बड़ा शहर भी है और वहाँ की राजधानी क्या है? बर्न। तो का एक देश है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर ने मनसबदारी की शुरुआत की थी। क्वेश्चन ये आता है कि मनसबदारी क्या होता है? एक ही दरबार में पद को इंडिकेट करता है कि उसका पद कितना है ना, पद या ओहदा, ओहदा बोलते थे उस टाइम की भाषा में, ओहदा, कि उसका ओहदा क्या है, कि पद क्या है। जैसे वो आया था ना कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में सन 1608 में, कैप्टन हॉकिंस, तो हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया था, और शिवाजी को कितने का मनसब दिया गया था? 5000 का मनसब। शिवाजी को दिया गया था 5000 का मनसब। तो ये क्या होते थे? मनसब होते थे। शिवाजी को 5000 का मनसब मिला था, और ऐसे कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया था। तो मनसब किसे इंडिकेट करता था? एक पद को, ओहदे को इंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? है ना, नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? तो आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 देश उसमें हैं। आसियान के ASEAN, आसियान फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया भी इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 है ना, CaOCl2। आगे क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा पहलवान है जिस पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा था? है ना, तो हरियाणा का पहलवान है कि सुमित, हरियाणा के डोपिंग। डोपिंग के क्या होता है? एक नाडा संस्था होती है NADA, और एक होती है वाडा, WADA। वाडा की फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग, DOPPING, डोपिंग। डोपिंग एक टेस्ट होता है, परीक्षण। ये किन के लिए? जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं कोई खिलाड़ी, है ना। किसी ने एस्टेरॉयड तो नहीं लिया, एस्टेरॉयड होते हैं जो पेन किलर होते हैं, जो दर्द का एहसास नहीं होने देते, तो क्या हो जाएंगे? वो एस्टेरॉयड होते हैं। तो ये एक वाडा संस्था होगी। वाडा तो वर्ल्ड लेवल पर होती है, और नाडा क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भारत में ही होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एजेंसी जो जांच करती है इसकी। तो जैसे वर्ल्ड कप अभी टोक्यो में हुआ था, तो टोक्यो में इस पर बैन लगा दिया गया। सुमित मलिक को वहाँ पर प्रतिबंधित था वहाँ जाने के लिए, तो 2 साल का प्रतिबंध लगा इसके ऊपर। ये किस राज्य के? हरियाणा राज्य के खिलाड़ी ने। तो अभी तक हमने यही इसके क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप तब तक अपना पेपर इसमें टैली कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे। सेकंड मीटिंग का जो पेपर अभी चल रहा है, इस पर वीडियो बनाएंगे। जैसे ही वहाँ से हमारे स्टूडेंट से बात होती है, तो हम एक मेमोरी के बेस्ड पर, यानी कि स्मृति के आधार पर क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। और मैथमेटिक्स से जैसे ही क्वेश्चन वो बताते हैं हमें याद आता है, उसका सोल्यूशन भी। तो इसके करीब हम 3 या 4 वीडियोज़ की जारी करेंगे। ओके, थैंक यू।